चलो शुरू करते हैं। अब भाई मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन क्या है हमारा? डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। कौन सेक्शन बात कर रहा है? 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब क्या बोला है? अब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि मान लो तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनके बीच में जितने भी रिलेशन है ड्यू टू पार्टनरशिप डीड या फिर ऑर्डनरी धन का, उसको खत्म करना, ठीक है। क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दिस मीन्स द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, ठीक है। इसका मतलब हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोला हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब दो कंसेप्ट आता है। पहला कंसेप्ट कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से दैट मीन्स क्या कि उनका ओल्ड डीड खत्म हो रही, नया डीड बन रहा है, ठीक है। दूसरा डिसोल्यूशन फर्म अगर बोलता है दैट मीन्स क्या है? द फर्म क्लोजेस इट बिजनेस एंड सीजेस टू एग्जिट, ठीक है। मतलब बिजनेस पूरा खत्म हो रहा है। यहाँ पे खत्म हो रहा है, इनका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। और यहीं पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है हमारा ये, ठीक है। ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है। अगला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है? द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस ऑपरेशन। अब सपोज करो कि भाई तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, सी लुढ़क गया या रिटायर हो गया, तो ए भी तब भी बिजनेस कर रहे हैं वो। यहाँ पे क्या होता है? द बिजनेस ऑफ फर्म कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट मे नॉट बी क्लोज, बुक्स अकाउंट आर स्ट्रिक्टली क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट ऑर्डर। अभी हम पढ़ेंगे कैसे कोर्ट बंद कर सकता है, क्या क्या रीजन होंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस, मतलब कि मे बी इनका रेशियो चेंज हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड्स, ठीक है। यहाँ बोलना इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस, यहाँ पे क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड होगा, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, वहाँ पे एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस ये है हमारा, सिंपल सा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अब किस किस प्रकार से फर्म डिसॉल्व होंगे। तो पहला सेक्शन 14 क्या बोलता है? उसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्रीज टू डिसॉल्व द फर्म, ए बी सी हैं तीनों, तीनों ने बोला है फर्म खत्म करो, तो यहाँ पे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल सेक्शन 40 अलाउ करता है हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट से। कंपल्सरी डिसोल्यूशन वो होता है हमारा सेक्शन 41। अभी कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? व्हेन अ पार्टनर्स और ऑल बट वन बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हुआ कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, तीनों में से कोई एक इंसॉल्वेंट बन गया, मतलब कंगाल बन गया, तो बंद होगा। और द बिजनेस बिकम इलीगल, बिजनेस क्या हो गया हमारा? इलीगल हो गया, तब बंद होगा। ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, सेक्शन 42 बोलता है एक्सपायरी ऑफ द टर्म, completion of the specific venture or a death of the partner if the deed specifies, तब हमारा पार्टनरशिप डीड एंड होगा। कब? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्या क्या एक्सपायरी ऑफ टर्म, मान लो कोई बिजनेस था उसका एक्सपायरी हो गई, मतलब एक साल का पार्टनरशिप फॉर्म था, वो एक साल में खत्म हो गया। सेम वे कोई सब बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस खत्म हो गया, मान लो हमने हाईवे बनाने के लिए पार्टनरशिप किया, तो हाईवे बनकर रेडी हो गया, खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी हमारी। या फिर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो सेक्शन 42 में बोल रहा है। सेक्शन 43 क्या बोलता है? बाय नोटिस इन द पार्टनरशिप एट विल, एनी पार्टनर कैन गिव अ रिटन नोटिस टू डिसॉल्व द फर्म। अब क्या हुआ? मान लो एबीसी तीन पार्टनर्स, अगर सी को एग्जिट करना है तो वो नोटिस दे सकता है बाकी पार्टनर्स को कि हम एग्जिट करना चाहते हैं। बाय कोर्ट ऑर्डर, सेक्शन 44 बोलता है इफ द पार्टनर बिकम अ अनसाउंड माइंड, परमानेंटली इनकेपेबल, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और इफ द बिजनेस कैन ओनली बी रन एट लॉस। तो चार कंडीशंस क्या है? या तो पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, दूसरा परमानेंटली इनकेपेबल, मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो इनकेपेबल है वो हो जाए, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई उसने गलत काम किया हो, इलीगल बिजनेस किया हो उसके लिए हो, ठीक। और इफ द बिजनेस कैन ओनली बी रन एट अ लॉस, ठीक, या फिर बिजनेस लॉस में चल रहा है, ठीक है, तब वो डिसॉल्व करेगा कौन? कोर्ट करेगा। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से पढ़ो, अब क्या क्या होता है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा होता, खत्म होता है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग को अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना होता है, एसेट्स को बेचना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है।
तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। When a firm is dissolved, the losses, including the deficiency of capital and assets, are handled in a specific statutory order. ये order follow करना है हमें क्वेश्चन लगाते हुए। क्वेश्चन लगाते हुए ये ऑर्डर्स का बिल्कुल ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ पेइंग द लायबिलिटीज आउटसाइड थर्ड पार्टी डेट्स। तो पहला चीज हमारा क्या करेंगे, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज उसको हम पे ऑफ करेंगे। तो क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारा क्या है, इसको हम पहले पे ऑफ करेंगे। जितने भी थर्ड पार्टी या फिर आउटसाइड डेटर्स डेट्स हमारे हैं। अब आता है पार्टनर्स लोन टू द फर्म। दो होते हैं, एक तो पार्टनर लोन को फर्म को लोन दिया, एक होता है फर्म पार्टनर को लोन देता है। दोनों ही हम बाद में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये हम शो करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। और ये अकाउंट, इसके लिए अकाउंट दूसरा बनता है हमारा, कब, जब लोन, पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, ठीक है। एडवांसेस गिवन बाय द पार्टनर अबव द कैपिटल, याद रखना कैपिटल से पहले सॉल्व करेंगे इसको हम। पहला कंडीशन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हमने, इसमें आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ किया। सेकंड, हमने पार्टनर के लोन को पे ऑफ किया। उसके बाद जब पैसा बचता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आर रिटर्न, ठीक। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो पैसा फिर भी बच जाता है हमारा, ये दो के बाद अगर पैसा फिर भी बच जाता है, उस पैसे क्या करेंगे हम, एनी रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब फिर भी मान लो प्रॉफिट में कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो उसमें क्या करेंगे हम, पैसा जो बचेगा हम पार्टनर से बांट देंगे, ठीक। तो ये हायरार्की ध्यान रखना, पहला क्या, आउटसाइड लायबिलिटी, सेकंड हमारा पार्टनर्स लोन टू फर्म, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल, फोर्थ हमारा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें दोनों लोग? अब बता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं वो हायरार्की फॉलो करेंगे यहाँ पे हम। टू क्लोज द बुक्स द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश एंड बैंक अकाउंट। ये चार अकाउंट्स बनेंगे हर एक क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन करूंगा उन सब में चार अकाउंट्स बनने हैं, भूलना नहीं। ये अकाउंट्स याद रखना। कभी कदर होता है ये चीज नहीं दिया जाता तो जरूरी नहीं होता बनाना हमें, पर ये ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमारा कैश और बैंक अकाउंट। अब पढ़ते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन आता है कि बताओ रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से टाइप का अकाउंट है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, अब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, हम जब इसको बनाएंगे तो जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, कैश एट बैंक और फिक्स्ड एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनको हम कैश में नहीं बदल सकते। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वो नहीं बदल सकते कैश में हम, तो इसको हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे, ठीक है। जितने भी एसेट्स हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ अ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो याद रखना, जब बैलेंस शीट होता है हमारा, बैलेंस शीट में ये होता है लायबिलिटी, होता है एसेट्स, तो हम एसेट्स को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आया हमारा टू एसेट्स जो भी हमारी होंगी अपने बुक वैल्यू पे, वो बैलेंस शीट में दिया जाएगा, वही वैल्यू उठाएंगे हम। ट्रांसफर्स ऑफ लायबिलिटीज, ऑल दी आउटसाइड लायबिलिटीज एंड द प्रोविजंस, याद रखना फिर से, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। दूसरा चीज, जितने भी प्रोविजंस बने हुए हैं, प्रोविजन मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब हम कहाँ करेंगे, इसमें लिखेंगे जितने प्रोविजंस हैं, ठीक। नेक्स्ट, आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ बुक वैल्यू, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, हम डेबिट साइड में हमारा एसेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। इतने चीज क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर होता है, क्या क्या नहीं ट्रांसफर होता है, वो क्या है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर होगा, डेबिट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, मान लो आपने ये एसेट्स बेचा, तो इसको कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एसेट्स बेचेंगे हम। दूसरा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, आप पेमेंट लाइबिलिटीज क्या हमने यहाँ पे पे कर रहे हैं तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक से, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम करेंगे सारा। अब रूल्स ऑफ अनरिकॉर्डेड आइटम्स, आप ध्यान से रखना, कभी कदार होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे आइटम्स जो अनरिकॉर्डेड हमारे पास हो, कुछ लाइबिलिटीज अनरिकॉर्ड होते हैं, कुछ एसेट्स अनरिकॉर्डेड होते हैं। अब उसको क्या करेंगे,
मान लो आपने एक प्रिंटर खरीदा था, उसको बुक्स में लिखना भूल गए, बट एट द एंड आप उस प्रिंटर को बेच भी रहे हो, अब इसमें क्या होगा? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिलेशन वैल्यू ऑफ अ tangible assets, assumes it is realized its book value. If the silent about the intangible assets like goodwill, assume its value is zero. If silent about the liability, it must be paid in full. अब ध्यान रखने की चीज क्या क्या है? अगर क्वेश्चन में टैंजिबल एसेट्स की बात किया गया है और नहीं बोला है कि कितने का बिक रहा है वो एसेट, तो हम क्या करेंगे? पूरा फुल अमाउंट मींस बुक वैल्यू पे हम उसको बेचेंगे टू बैंक के हिसाब से। बट अगर वहीं पे कुछ इनटैंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो उसको हम बुक वैल्यू पे नहीं बेचेंगे, उसको बस हम जीरो पे बेचेंगे, मतलब कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। नेक्स्ट, अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम उसको लाइबिलिटी को फुल में पे करेंगे, पूरा पैसा पे करेंगे। ये तीन कंडीशन याद रखना, ठीक है? एक हमारा टैंजिबल एसेट्स का, एक हमारा इनटैंजिबल एसेट्स का, तीसरा हमारा लाइबिलिटीज का, ठीक है? इसको गो थ्रू कर लो एक बार। रीड कर लिया प्रॉपर्ली सारा, ये हमने रीड कर लिया। चलो नेक्स्ट। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स। अब हमने दो चीज बताया मैंने, एक तो बताया जब पार्टनर लोन देगा फर्म को, और एक दूसरा क्या बताया, जब फर्म देगा लोन किसको? पार्टनर को। ठीक है, लोन टू द पार्टनर बाय द फर्म, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? दोनों ही केस आते हैं क्वेश्चन में। A loan given by a partner of the firm is an in internal liability but must be paid before capital. लाइबिलिटी है, पार्टनर ने लोन दिया है तो लाइबिलिटी है फर्म की, पर वो कब पे करेगा? आफ्टर द रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रीटमेंट क्या होगी? इट इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, अ सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ओपन। ध्यान रखना, जो भी लोन होता है, कौन? पार्टनर्स लोन टू द फर्म, तो वो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा। बट सपोज करते हैं, मान लो पार्टनर अगर मेल है, मान एग्जांपल लेते हैं, मेल है और इसकी वाइफ ने लोन दिया है फर्म को, तो वो चीज आउटसाइड लाइबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर इसी ने लोन दिया है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी में आएगा, पर उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है, ध्यान से। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, हमने पे ऑफ कर दिया। ठीक है, पे ऑफ कर दिया, इसको ध्यान से निकलो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन हो गया कब? जब हमें लाइबिलिटी पे करनी फर्म को।
अब क्या, इफ द फर्म हैड गिवन अ लोन टू अ पार्टनर, इट अपीयर्स ऑन द एसेट साइड। तो कहाँ शो करेगा ये? एसेट साइड बैलेंस शीट में शो करेगा, और ये शो करेगा लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, ठीक है। अब क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट, इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द स्पेसिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा ध्यान से, कि हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सीधा हम क्या करेंगे, उसको इस साइड पास कर देंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान रखना, सीधा पूरा हम पैसा ले लेंगे उससे, ठीक है। और रिकवर्ड इन कैश, दो ऑप्शन है, या तो कैश में रिकवर कर लो या तो आप ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू द पार्टनर्स अकाउंट। ये दोनों केसेस इस चैप्टर में आएंगे 100%। कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में हमें दो केसेस मिल जाए, ठीक है। कोई डाउट है किसी किसी में? दिया आदि दोनों किसी में डाउट है? बोलो भाई, सो गए क्या दोनों? और दिया कहाँ है? हाँ, तो उसको ध्यान से देखो, फिर अगला हम जो क्वेश्चन करते हैं क्लियर रखो माइंड। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR की बात करते हैं। द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल लायबिलिटी अगेंस्ट इट। जितना हमने पढ़ा है, ठीक, किसने पढ़ा है हमने? बाकी 3 चैप्टर्स में, 4 चैप्टर्स में वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कब? जैसे मान लो WCR ज्यादा है, मतलब क्लेम ज्यादा है। सपोज WCR मान लो हमारे पास 40,000 का, और जो क्लेम है हमारा, क्लेम हमारा 50,000 का है। तो जो डिफरेंस 10,000 है वो कहाँ जाएगा हमारा? कौन पे करेगा बताओ? पार्टनर्स पे करेंगे, किसके थ्रू? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो हम अगर बात कर लें, अगर हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या बनती थी? WCR रिवैल्यूएशन अकाउंट टू क्लेम, ये बनती थी। डेबिट, डेबिट यहाँ पे हम लिखते थे 40,000, यहाँ लिखते थे हम 10,000, यहाँ लिखते थे हम लोग 50,000। अब इन केस ऑफ दिस रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री क्या बनेगी? WCR रियलाइजेशन अकाउंट टू क्लेम। ये डेबिट हो गए, ये डेबिट हो गए, यहाँ पे आया 40,000, यहाँ पे आया 10,000, यहाँ पे आया हमारा 50,000, ठीक। और अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एंट्री कहाँ जाएगी? एंट्री जाएगी उसकी, उसके डेबिट साइड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनी, कितना? 10,000 रुपीज, ठीक है। ये ध्यान रखना, वही सेम कंडीशन से, बस यहाँ पे नाम चेंज करके यहाँ रिवैल्यूएशन होता है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, सब कुछ सेम है हमारा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब ये आया कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कंडीशन ये होता है हमारा। अब एक्सपेंस की बात करें तो देखो, जब भी हम रिलेशन करते हैं, हम एसेट्स बेचते हैं, तो उसमें कुछ खर्चा आता है। वो खर्चा कौन पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है, वो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे आती है हमारी। तो पहला आता है, अगर खर्चा हो रहा है विच इज बॉन्ड बाय द फर्म बट पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म ही बॉन्ड कर रहा है और फर्म ही उसको पे कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एंट्री क्या बनेगी हमारी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। अब बॉन्ड बाय द फर्म, पेड बाय द पार्टनर, ठीक। अब क्या बोला है? पार्टनर ने पे किया है, बट फर्म ने उसका बॉन्ड, बॉन्ड से फर्म ने उसका ठेका उठाया, पार्टनर ने पे किया, तो क्या होगा? अब फर्म का ये काम बनता है कि पार्टनर को पे ऑफ करे। और पे ऑफ कैसे करेगा? वो करेगा रिलेशन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या होगी हमारी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये फिट भी भूल जाओ, क्वेश्चन में तो आता ही आता, 100% एक्सपेंस वाला कंसेप्ट आता है, भूल जाओ तो फिर से गो थ्रू कर लेना इस कंसेप्ट को। अब आता है बॉन्ड बाय द पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर ही ठेका उठा रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो उसकी वो पर्सनल एक्सपेंस में आ जाएगा, इसकी वजह से कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना, एक्सपेंस वाले केस में फिर से बता रहा हूँ, कौन सा एक्सपेंस है हमारा? रियल एक्सपेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से, इसमें बच्चे लोग गलती करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे दो कंडीशन, हु इज बेयरिंग द एक्सपेंस एंड हु इज पेइंग द एक्सपेंस। तो बॉन्ड मतलब होता है बेयरिंग, पेड मतलब होता है पेइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट, चौथा केस क्या है? बॉन्ड बाय द पार्टनर, पेड बाय द फर्म। अब क्या हुआ? फर्म पे कर रहा है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, क्यों? पार्टनर बोल रहा है भैया मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, आप पे करो। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, तो फर्म क्या करेगा? इस पार्टनर से पैसा लेगा, तो फर्म विल रिकवर इट फ्रॉम देयर कैपिटल। फिर समझो, क्या समझो इसमें? कि अगर पार्टनर खर्चा उठाने को रेडी है, और पार्टनर बोलता है कि भाई फर्म पे कर दे,
और जब फर्म पे कर देगा तो फर्म क्या करेगा, इस पार्टनर से पैसा उठाएगा, वापस लेकर रिकवर करेगा। उसके एंट्री क्या बनेगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक अकाउंट। कोशिश करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के इसको यूज करना। अब आता है फिक्स रेम्यूनरेशन कमीशन पे टू द पार्टनर। अब क्या हुआ है इस केस में, इस केस में ये हुआ कि मान लो एक ए पार्टनर है जिसको फर्म ने बोला कि भाई हम तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये देंगे, आप सारा खर्चा निपटाओ रिलेशन एक्सपेंस का। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर द रेम्यूनरेशन रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पैसा दिया है वो हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें भी केस है, सुनो ध्यान से, दो केस है। इफ द एक्चुअल एक्सपेंस आर पेड बाय द पार्टनर, नो फर्दर एंट्री। मतलब अगर 10,000 रुपये फर्म ने दिया है और 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है तो उसके लिए कोई अगली एंट्री नहीं होगी हमारी, ठीक है। एक एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इफ द एक्चुअल एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन द पार्टनर्स बिहाफ, तो क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक अकाउंट। अब कौन पे किया, फर्म ने पे किया है लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे, पर पार्टनर से हमें पैसा लेना है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक अकाउंट, ये वाला, ठीक है। ये वाला बनेगी, ये वाला एंट्री सेम रहेगी दोनों की। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है वो कंडीशन याद रखना। अब अगला क्या है, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स बैलेंस ऑफ रिलेशन अकाउंट द डिफरेंस इज इधर रिलेशन प्रॉफिट भी हो सकता है हमारे पास, लॉस भी आ सकता है। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किसमें करेंगे हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। रिलेशन में दोनों होगा, इनकम भी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी आ सकता है हमारा। नेक्स्ट, क्लोज पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगला क्या है, पहला काम रिलेशन ने बना दिया, फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स अकाउंट क्लोज किया, कौन सा, दोनों ही। अगर पार्टनर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, या पार्टनर बेचा है किसको, पार्टनर लोन दिया है फर्म को, दोनों यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। पहला कंडीशन सुन लो पहले, ये कंडीशन क्या है, जब पार्टनर लोन दिया है फर्म को तो वहाँ कंडीशन क्लोज करेंगे। और जो अगला कंडीशन है वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो वहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो फर्म पैसा पूरा कैश में ले लेगा या तो उसके कैपिटल अकाउंट से उसको डेबिट कर देगा, ठीक है। कंडीशन क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप समझा से, सारे एडजस्टमेंट के बाद जितना ट्रांसफर करना हमने सब करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो द फर्म पेज टू द पार्टनर, अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो पार्टनर विल ब्रिंग इन द कैश, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट है तो पार्टनर लेके जाएंगे, अगर कम अमाउंट, अगर अमाउंट कम है तो पार्टनर पे करके जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान रखना, ये स्टेप्स करने के बाद चौथा चीज, टैली द कैश ऑफ बैंक अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका अकाउंट कब सही होगा, क्वेश्चन कब सही होगा, जब आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाए, मीन जब डेबिट साइड जो है हमारा क्रेडिट साइड के बराबर हो जाएगा, तभी हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन क्लियर रहेगा। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इफ इट टैलीड द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ प्रोसेस वेरीफाइड, ठीक है। एक्यूरेसी सही हो जाएगी मैथमेटिकल हमारी अगर ये बराबर होता है तो, ठीक है। सुन लिए दोनों लोग, कोई डाउट है, हाँ। अब आप सुनो ध्यान से, अभी अगला आया हमारा कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं सिर्फ कंसेप्ट हैं। इसको अपलोड कर दूंगा, फिर से गो थ्रू कर लेना। सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी विद एन एसेट्स, आप सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास क्रेडिटर है 20,000 रुपये का और हमने इसको पे ऑफ किया है स्टॉक देकर। अब इस केस में क्या होगा, आप समझ ध्यान से, दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम, कंसेप्ट पक्का आना है, ये तो ध्यान रखना। व्हेन एन आउटसाइड क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट्स फ्रॉम द फर्म इन द फर्म सेटलमेंट दे क्लेम, मतलब सेटलमेंट में क्लेम में वो एसेट्स लेने को रेडी है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर द सेटलमेंट इज फुल और पार्शियल। अब करते हैं ऐसे, अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब मान लो ये 20,000 क्रेडिटर्स पूरा स्टॉक लेके 20,000 क्लियर करेगा, तब क्या कंडीशन होगा, पढ़ते हैं। इफ अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट्स, ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्डेड दोनों चलेगा, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, नो जर्नल एंट्री इज पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन। याद रखना, अगर 20,000 क्रेडिटर्स है और उसने पूरा 20,000 का स्टॉक ले लिया है तो वहां पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, सिंपल हम छोड़ देंगे ऐसे। नेक्स्ट, रीजनिंग द लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट एंड एसेट्स हैव ऑलरेडी बीन क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग देम टू द रिलेशन अकाउंट। अब जो रीजन क्या है कि जब हम इसको लिखते हैं तो स्टॉक इधर होता है हमारा और क्रेडिटर्स इधर होता है, तो हमने इसको यहाँ से पे ऑफ किया, इसको यहाँ से पे ऑफ किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, की कॉल आ रही है।
चलो अब आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखो, अगर पार्शियल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब क्रेडिटर्स बोलता है कि हम 20,000 क्रेडिटर्स तो हैं लेकिन हम सिर्फ 10,000 रुपये अपने क्लियर करेंगे, मतलब हम 20,000 का स्टॉक लेके हम सिर्फ अपना 10,000 क्लियर करेंगे, तो बाकी 10,000 क्या होगा, उसको हम पे ऑफ कर देंगे। अब पढ़ते हैं कैसे। If the creditors of 50,000 takes over an asset worth rupees 40,000 and the balance is paid in cash, ठीक है, ध्यान दो, 50,000 क्रेडिटर्स को हमने 40,000 का एसेट दे दिया, ठीक, पर बैलेंस हम पे किया कैश में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स लिखा था मान लो 50,000 का, और यहाँ हमारा एसेट था हमारा 40,000 का, ठीक, तो हमने तो एडजस्टमेंट कर दिया, इसको 40 और प्लस 40 इसको एडजस्ट कर दिया, जो बचा 10,000 रुपये हमने कैश में पे कर, उसकी एंट्री ऐसे रहेगी हमारी, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा हम पे कर देंगे वहीं पर रिलेशन में। फॉर द एसेट्स टेकन ओवर नो एंट्री, जो यहाँ पे कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी टेकन ओवर वाली। अगली, फॉर द 10,000 कैश पेड रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट अकाउंट, ये हमने कर दिया, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, एक्सेस बैलेंस कहाँ बिजी हो भाई, देख लो बात होगी क्या होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, पार्शियल सेटलमेंट, क्रेडिटर टेक्स एन एसेट्स एंड पेज कैश टू द फर्म, ठीक है, अब क्या हुआ, कभी कदर होता है क्रेडिटर्स पैसा ले लेते हैं, ठीक है, और फर्म को पैसा भी देते हैं, कैसे देखो यहाँ पे, if the creditors of rupees 30,000 takes over the assets of worth rupees 40,000 and pays the 10,000 difference to the firm, तब क्या होगा है, अब रिलेशन अकाउंट है हमारा, क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, हमारे हैं 30,000 के, और हमारे पास 40,000 का एसेट है, तो हमने क्रेडिटर्स को ये एसेट बेच दिया, पर 10,000 रुपये बचा भी हमारा, तो क्रेडिटर्स हमें 10,000 रुपये पे कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तभी एंट्री क्या बनी हमारी, कैश ऑफ बैंक अकाउंट टू रिलेशन अकाउंट, ठीक। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Unlike admission or retirement, goodwill is not adjusted through the partner's capital account during the dissolution. It is treated like any other normal asset. तो ध्यान रखना, याद करो जब हमने बाकी चार चैप्टर्स पढ़े थे उसमें गुडविल था, गुडविल को हम ट्रांसफर करते थे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, गुडविल को एज अ एसेट ट्रीट करके हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, रिलेशन अकाउंट में हम लिखेंगे इसको। नेक्स्ट, इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अब क्या होगा, इट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, अभी बताया मैंने, ठीक। इफ गुडविल इज रियलाइज्ड सोल्ड, इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड कैश ऑफ बैंक अकाउंट टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। अब भाई रिलेशन अकाउंट बनाया हमने, तो हमने गुडविल यहाँ ट्रांसफर किया, और इसको जब हम बेचेंगे तो यहाँ बेचेंगे हम बाय बैंक या कैश, ठीक, इसको यहाँ बेच देंगे हम, ठीक है, पर इसको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, राइट ऑफ से हम कहाँ करते हैं, कहाँ तक करते हैं, डेथ और ड्राइवमेंट तक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर गुडविल, अभी और कंटिन्यू हो रहा है, क्या है हमारा, इफ द पार्टनर टेक्स ओवर द गुडविल, अगर पार्टनर गुडविल लिया तो क्या होगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, कैसे होगी देखो यहाँ, रिलेशन अकाउंट यहाँ पे हमने लिखा गुडविल, यहाँ पे ट्रांसफर किया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हमने, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा गुडविल की वैल्यू, ठीक। इफ द क्वेश्चन साइलेंट अबाउट द रिलेशन ऑफ गुडविल, अगर क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है कि गुडविल कितने का बिका कितने का नहीं बिका, तो सिंपली हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो एज पर योर करंट सीबीएसई गाइडलाइंस और द इंटेंजिबल एसेट्स इट रियलाइज वैल्यूज assumed to be zero, no entries pass for the realization, ठीक। अगला करते हैं, अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्सेड एसेट्स, अब इसका क्या क्या होगा तो पढ़ते हैं। These items appears on the assets of the balance sheet but cannot be sold in the market, जो होता है ना, क्लियर है कि भाई हम इसको कैश ही बदल नहीं सकते, तो इसको हम बेचते नहीं मार्केट में। They represent losses and delayed expenses that must be borne by the partners, तो भाई पार्टनर को पे करना होगा, तो कहाँ शो करेगा, हम इसको शो करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट, ये सब कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रीटमेंट क्या होगा, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट, इंस्टेड दे आर डायरेक्टली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही जो हम करते थे किसमें, डेथ रिटायरमेंट एडमिशन सब में करते थे। इसकी जनरेटी क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू एडवांस एक्सपेंस एक्सेट्रा,
जो भी हम पढ़ते हैं यार वही चीज़ हमारे यहाँ पे। अब इसको ध्यान से और पढ़ो भाई, रिजर्व्स की बात करें इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, फुल कंप्लीट चैप्टर इसमें है फील्ड हमारा, सिर्फ थ्योरी पार्ट पूरा। अब इसमें क्या होगा, अब भाई रिजर्व्स और प्रोविजंस में दिक्कत हो जाती है सबको कि हमें रिजर्व ट्रांसफर में क्या करना है वो पता नहीं है। अब समझाते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा है तो हम क्या करेंगे, इट इज ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट टू द क्रेडिट साइड। रीजन क्या है, इट इज अ प्रोविजन अगेंस्ट द डेटर्स नॉट अ फ्री रिजर्व। क्या बोला हमने, ये फ्री रिजर्व नहीं था, ये डेटर्स के अगेंस्ट बना था, इसको हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट आईएफआर। अब आईएफआर कहाँ होगा, ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। अब क्यों ऐसा बोला गया है बताओ, क्यों हमने आईएफआर ट्रांसफर किया है। ठीक, आप रीजन सुनना, कब इसको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कब, जब हमारे पास ओनली इफ इन्वेस्टमेंट अपीयर्स ऑन द एसेट साइड। बैलेंस शीट ढंग से पढ़ना, अगर बैलेंस शीट में लिखा हो इन्वेस्टमेंट रिजर्व लिखा हो लायबिलिटी साइड, और उस साइड हमें एसेट से चेक करना हो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर नहीं लिखा है तो सिंपली हम उसको बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है, इट ऑफसेट द इन्वेस्टमेंट एसेट्स इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट द आईएफआर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ध्यान रखना ये चीज। फिर से बता रहा हूँ, आईएफआर अगर लायबिलिटी साइड लिखी है और उसके एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में। अगर कुछ नहीं मेंशन है एसेट साइड तो हम किसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, सेम विद जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, एक है हमारा एग्जांपल, वैसे बहुत रेयर आता है ये, ऐसा नहीं जल्दी क्वेश्चन। ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड इफ जेपी अपीयर ऑन द एसेट साइड। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन इसके से है, अगर एसेट साइड दिया है तो उसको ट्रांसफर करें रिलेशन में, नहीं दिया तो हम सीधा पार्टनर से बांट देंगे। ठीक, अब जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट, अब से क्या होगा, इसको डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, these are free accumulated profit belonging to the partners। जानना, यही दो चीजें जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बांटेंगे, बाकी हमको चेक करना हो कंडीशन के साथ। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट है सब पूछ लो। हम्म, चलो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं, अब और क्या क्या देखते होते हैं हमारे पास क्या क्या है। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो पता है भाई, है ना। बट अब इन केस ऑफ डिसोल्यूशन क्या करेंगे हम, उसको हम पढ़ना है। अगर डिसोल्यूशन के वक्त बैलेंस शीट में हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया तो हम क्या करेंगे वो पढ़ेंगे। इफ द फर्म हैज द फिक्स कैपिटल मेथड बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। ठीक, अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन ऑल द एडजस्टमेंट रिजर्व रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस एसेट्स टेकन ओवर आर मेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया है तो जितनी भी एंट्रीज होगी एडजस्टमेंट की वो सब किसमें करेंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। अब आगे क्या होगा, फाइनल क्लोजर, once all the adjustments are done the final balance of current account is transferred to the capital account। याद रखना, अगर दोनों चीज दिया तो हमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद जो बैलेंस है किसको ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होती है, इफ द करंट अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर उसको डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये एंट्रीज जर्नल एंट्रीज याद रखो तो लेजर बनाने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, फाइनली द कैपिटल अकाउंट आर सेटल्ड इन वाया कैश और बैंक। क्लियर, अगर करंट अकाउंट दिया कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, हमें सारा एंट्री करंट अकाउंट में करना, उसके बाद हमें कैपिटल ट्रांसफर कर देना। ठीक, अगला करते हैं। अब ये आया फर्म्स डेट एंड द प्राइवेट डेट, सेक्शन 49 क्या बोलता है। फर्म डेट मतलब होता है मान लो तीन पार्टनर्स है ए बी सी, है ना। मान लो तीन पार्टनर्स है, ये जो उधारी लेंगे तीनों ये ए बी सी तीनों के लिए होगी। प्राइवेट डेट क्या है, अगर मान लो कोई पर्सन अकेला पार्टनर एक है जिसने लोन लिया हुआ है डेट लिया हुआ है, उसके लिए प्राइवेट डेट कहलाएगा। आप सुनो उसमें क्या होता है, कंडीशन पढ़ो क्या है।
दिस इज क्रिटिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिफाइनिंग लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। क्या क्या सुनो, द फर्म्स डेट क्या होता है, लायबिलिटी ओन्ड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर। तो उसके दैट मींस एबीसी तीनों लायबल है। प्राइवेट डेट लायबिलिटी ओन्ड बाय अ पार्टनर, मतलब किसी भी एक पार्टनर फॉर देयर पर्सनल कैपेसिटी टू द आउटसाइडर। उस केस में क्या होगा, हमने क्या बोला, अगर मान लो फर्म डूब रही है और पैसे पैसे चुकाने हैं हमें, तो पार्टनर्स को अपना घर तक बेचना पड़ेगा। तो जब वो अपना घर बेचेगा, गाड़ी बेचेगा, जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले वो अपने पर्सनल डेट्स को चुकाएगा। जो पैसा बचेगा तब जाके फर्म डेट को चुकाएगा। वो कंडीशन याद रखना। क्या है, rules of applicable of assets, firm's property must be applicable first to pay the firm's debt, any surplus distributed among the partners किसमें पार्टिसिपेट अकाउंट में, एंड कैन बी देन बी यूज्ड टू पे ऑफ द प्राइवेट डेट्स। ठीक, पहला, अगर मान लो फर्म के पास मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर बिकता है तो सबसे पहले जो फर्म के डेट्स है उसको हम चुकाएंगे। उसके बाद जो पैसा बचा हम पार्टनर से बांट देंगे। फिर उसके बाद पार्टनर उस पैसे से अपने खुद के प्राइवेट डेट्स को चुका देंगे। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान लो किसी पार्टनर का, मस्ट बी अप्लाइड फर्स्ट टू पे द पार्टनर्स प्राइवेट डेट। मान लो किसी पार्टनर का प्राइवेट ई स्टेट है, वो स्टेट जब बिकेगा तो सबसे पहले वो अपना प्राइवेट डेट्स को कवर करेगा, उधारी को चुकाएगा। इफ देयर इज एनी सरप्लस इट कैन बी attached to pay the firm's debt if the firm's assets are insufficient since the partnership liability is unlimited। हो गया कंडीशन, क्यों हम पैसा पे करेंगे, क्योंकि हमारा फर्म की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, सारे पार्टनर्स को पैसा पे करना होगा। ठीक, नेक्स्ट, अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट, अब इसको पढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, in some complex problem the balance sheet on the date of the resolution is not provided, instead the balance of the capital outside liability and some assets are given in the paragraph। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस दिया जाएगा बैलेंस शीट के फॉर्म में नहीं, थ्योरी के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस यू मस्ट कंस्ट्रक्ट अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट नहीं दिया तो हमें बैलेंस शीट फिर से बनानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, टू फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन। The missing figures, usually when you plot the given liabilities, capital and known cash balance, the asset side will fall short। अगर उसको लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मान लो एसेट साइड शॉर्ट फॉल करे तो क्या बोलेंगे हम लोग, का बैलेंसिंग फिगर ऑन द एसेट साइड इज अज्यूम टू बी सन्ड्री एसेट्स। क्या बोला, जब हमने बैलेंस शीट बनाया तो अगर एसेट साइड शॉर्ट फॉल हो रही है तो डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, सन्ड्री एसेट्स कहलाएगा। उसी केस में कन्वर्सली, मतलब उस अब लायबिलिटी किस में क्या होगा, इफ द एसेट साइड इज हेवियर देन द कैपिटल बैलेंस आर गिवन, बैलेंसिंग फिगर्स ऑन द लायबिलिटी साइड माइट बी मिसिंग क्रेडिटर्स और रिजर्व। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, हम क्रेडिटर्स लिखेंगे, वहां क्या लिख रहे हैं हम लोग, सन्ड्री एसेट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स या फिर रिजर्व लिखेंगे, दो में से एक। इसके लिए हमें पता रहना चाहिए नाम क्या दिया है। अगर हमारे पास क्रेडिटर्स दिया है तो हम रिजर्व लिखेंगे, अगर हमारे पास कैपिटल दिया है तो हम क्रेडिटर्स लिखेंगे। ठीक है, अगर रिजर्व दिया तो हम कैपिटल लिखेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स लिख देंगे। मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर क्या आप लिखो, जो मिसिंग वो लिख दो बेटा। नेक्स्ट स्टेप, once the memorandum of balance sheet tallies, use it as the starting point of transfer the balance sheet to the realization account just like a standard problem। ठीक है, बैलेंस शीट पहले बनाओगे फिर नॉर्मल प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे करते हैं क्वेश्चन हम। अब ये देखो आ गया नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत सारे इसमें बता हमारे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनो ध्यान से। अब पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स रिलेटेड लोन, मतलब मान लो पार्टनर और पार्टनर के वाइफ का लोन पढ़ेंगे हम, क्या होता है। आप सुनो, अब
अब ध्यान रखना, पार्टनर्स ओन लोन, ठीक है, मान लो पार्टनर ने खुद ही लोन दिया, मान लो एज लोन है ये, तो क्या होगा, इट इज ए इंटरनल लाइबिलिटीज ट्रीटमेंट, डू नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, ओपन अ सेपरेट अकाउंट, पार्टनर्स ओन अकाउंट एंड पे डायरेक्टली आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज बट बिफोर कैपिटल, आउट रिलेशन के बाद बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले हम इसको पे ऑफ कर देना है। ठीक, अब देखो, अब पार्टनर्स रिलेटिव अकाउंट, फॉर एग्जांपल मिसेस एज लोन, मतलब वाइफ, वाइफ का लोन है किसी का, द लॉ ट्रीटेड द रिलेटिव एज अ थर्ड पार्टी, याद रखना, अकॉर्डिंग टू द लॉ पार्टनरशिप एक्ट, जो अगर मान लो उस पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है फर्म को, तो वो एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, और इसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, इन द रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे, जस्ट लाइक सिंडिकेटर्स ऑफ बैंक लोन। अब पेमेंट, pay it off from the debit side of the relation account if the partner A agrees to pay off the wife's loan on the behalf of the firm, relation का debit to A's capital। कभी कदार होता है कि भाई ए है और ए की वाइफ ने लोन दिया था, ठीक, तो ए क्या करता है, एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ए ही इसके पैसों को पे कर देता है, तो उसके लिए एंट्री ये बनती है, रिलेशन का डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे वाइफ लोन, ठीक है। और ये रिलेशन वर्सेस रिवैल्यूएशन लोन क्या है हमारा, अब देखो, रिवैल्यूएशन कब बनता है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। रिलेशन कौन कब बनता है, टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज टू द करंट अकाउंट मार्केट वैल्यू, इसलिए बनता है, ये क्यों बनता है, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट नेट लॉस टू द सेल्स ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बाद में। अब इसमें क्या कंटेंट क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली डिफरेंस इज रिकॉर्डेड, या तो इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करते थे हम इसमें, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, द एंटायर बुक वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी फॉलोड बाय द टोटल रियलाइज्ड वैल्यू, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, हम डिफरेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन मे बी प्रिपेयर्ड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फर्म, कभी भी बन सकता है ये, कंडीशंस थे, डेथ ऑफ द पार्टनर था, डायमेंट ऑफ द पार्टनर था, चेंज इन रेशियो था, उन सब केस में हमारे पास रिलेशन फंड बनता था। अब प्रीपेड ओनली वंस एट द एंड ऑफ द फर्म्स लाइफ, जब फर्म एंड होगा तभी जाके यहाँ पे एक बार बनेगा ये, ठीक। ओके, अब ये आज कंडीशन है, और कमीशन पे, अगर हम पार्टनर को कमीशन पे करें तो क्या होगा, ठीक है। ये कितना बचा है हमारा फाइनल चेकलिस्ट, हाँ खत्म है हमारा, बस 2 ही पेज और है, बस खत्म हो जाएगा ना। अब कमीशन ऑन एसेट्स रियलाइज, सपोज करो हमने एक पार्टनर को एसेट जब बिका तो उस पर हमने कमीशन दिया, अब वो पैसा कहाँ जाएगा उसके, कैलकुलेट द परसेंटेज ओनली ऑन द कैश रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट, तो यार हमें जितना कैश आया उस पर ही हम उस पर क्या करेंगे, कमीशन करेंगे, चेक। डू नॉट इंक्लूड द कैश ऑफ बैंक बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द बैलेंस शीट एंड डू नॉट इंक्लूड एसेट्स टेकन ओवर द पार्टनर्स, ठीक है, ध्यान रखना है जी। अगर हमें कमीशन पे करना है तो कमीशन बस किस पे पे करेंगे, एसेट्स, कैश में जितना बिका है उस पर हम कमीशन निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स, calculate the percentage only on the actual cash paid to the settled liabilities, ignoring the book value of if the discount were negotiated। क्या एक्चुअल कैश कितना हमने पे किया, एक्चुअल कैश कितना हमने इसमें रिसीव किया, उस पर ही हमारा कमीशन निकलता है, ठीक है। अब फाइनल चेकलिस्ट, सबसे लास्ट पर अब क्या करेंगे हम, जितना बैलेंस शीट में डेटा है उसको हम खाली कर दें। खाली कैसे करेंगे, कुछ डेटा हमारा चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कुछ डेटा चला जाएगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कुछ चला जाएगा हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट में, सारा चीज खाली हो जाना चाहिए वहां पे, ठीक है। जितने फिक्स्ड एसेट्स और रिजर्व्स हैं वो सब बढ़ जाना चाहिए हमारा, जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब हो जाना चाहिए। द साइलेंट लाइबिलिटी चेक, लुक एट द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, हैव ऑल द लाइबिलिटीज हैज बीन पेड। अब सुन ध्यान से, अब क्या करना, आखिरी में बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है तो बच्चे लोग उसको पे करना भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है, हमें ढंग से चेक करना है कि हमारे पास कितने आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, क्या वो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गए कि नहीं हो गए, वो हम चेक करना होगा, ठीक है। अब क्लोज इन ऑर्डर, तो देखो वही सेम चीज हमने शायद पढ़ा वो पूरा है यहाँ पे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, बैंक से पैसा पे कर दिया, हमारा एट दी एंड बैंक बैलेंस या फिर कैश बैलेंस, ठीक है, ये जो बैलेंस है वो हमेशा हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब ये हमारा था थ्योरी पार्ट, अब मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट क्लास में।